गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अपने टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, हैं? अपने टॉपिक को ध्यान से पढ़ रहे हो ना? कल का सभी लोगों ने जो पेपर देखा होगा, काफ़ी लेंथी पेपर था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, और कोई ब्लूप्रिंट के आधार पे पेपर बिल्कुल नहीं बनाया। उसमें फर्स्ट सेकंड इस तरह के पार्ट दिए थे। कल का पेपर काफ़ी लेंथी पेपर था, लगभग उसमें 5 या 6 प्रश्न एक्स्ट्रा थे ये मान लो, और ना ही उसमें कोई चॉइस क्वेश्चन थी आपकी। जो वैकल्पिक आते हैं 3 या 4 प्रश्न, उनमें कोई वैकल्पिक प्रश्न आपको नहीं दिया था। तो ऐसे ही सोच के चलिए कि कभी कभार जो पेपर बनता है ना, वो ब्लूप्रिंट के आधार पे भी नहीं होता है। और मैं अक्सर अपने प्री बोर्ड में चॉइस क्वेश्चन नहीं देता हूँ, तब बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप चॉइस नहीं देते हो। अब देख लो, अब किसको कहोगे चॉइस नहीं दिया, है ना? नहीं दिया तो नहीं दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अगेंस्ट जा सकते हो क्या? जा सकते हो, जाके दिखा दो। तो उम्मीद करता हूँ जो 12वीं क्लास में बच्चे हैं उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा, और उनके अच्छे पेपर के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए मैं उनकी शुभकामनाएँ करता हूँ, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक सांतत्य कंप्लीट हो चुका था। अब हम टॉपिक पर आए आपके अवकलनीयता, डिफरेंसबिलिटी, ठीक है ना? अवकलनीयता देखो, वैसे आपने अवकलन तो पढ़ लिया, ठीक है, और 11वीं क्लास में हमने देखा होगा ध्यान से कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना सीखा था। वो अवकलनीयता का हमारा एक पार्ट था, ठीक है, वो अवकलनीयता का हमारा एक पार्ट था। और दूसरा पार्ट की हम बात करेंगे कि आखिर दूसरा वो हमारा जो अवकलनीयता का हमने 11वीं क्लास में पढ़ा, उसे हम दायां अवकलज कहते थे, ठीक है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट की दोनों की ही चर्चा करने वाले हैं। अवकलनीयता किस बिंदु पे क्या होता है, कैसे परिभाषित होता है, परिमित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, परिमित हो तो क्या अवकलनीयता होगा, सारी बात करेंगे हम। और ज्योमेट्रिकल मीन में अवकलनीयता क्या दर्शाता है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, अवकलनीयता की जो डेफिनेशन है वो क्या है? यदि किसी फलन का, यदि किसी फलन आपका वक्र हो सकता है, रैखिक हो सकता है, ठीक है, कॉमन सेंस ज़्यादातर वक्र होता है। y = fx की बात कर लें हम, ठीक है ना। fx आपका पॉलिनोमियल, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमितीय फलन कैसा भी हो सकता है वक्र ये। यदि किसी फलन का बिंदु x = c, मैंने x = c ले लिया, आपको पॉइंट दिया जाएगा x = a हो, b हो, या x = 1 हो, 2 हो, या रियल नंबर हो, एनीवे कुछ भी हो, ठीक है ना। x = c पर दायां अवकलज और बायां अवकलज, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, दायां अवकलज और बायां अवकलज के मान समान हो तो वह फलन उस बिंदु का अर्थ है x = जो हमने c लिया था उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई, काफ़ी मोटी डेफिनेशन हुई। हमें सिर्फ याद रखिए कि दायां अवकलज और बायां अवकलज ही फाइंड करना है इस अवकलनीयता टॉपिक में, ठीक है ना। अब दायां अवकलज का हम सूत्र क्या यूज करेंगे, बायां अवकलज का सूत्र हम क्या यूज करेंगे, उन दोनों सूत्रों को मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं दायां अवकलज x = c पर, ठीक है। तो x = c पर दायां अवकलज, इसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। और इसको हम शो करेंगे किससे, f'(c+0) से, या फिर rf'(c) पर, ठीक है, f'(c+0) या फिर rf'(c). इसकी वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 fc+h -fc/h। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से अवकलन किए थे हमने, sin x के, cos x के, e⁻x के, √10x का आदि वगैरह, ध्यान हो तो। अब हम x = c पर बायां अवकलज देंगे, तो x = c पर
बायां अवकलज, इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है ये। और इसको हम एफ डैश सी माइनस जीरो या फिर एल एफ डैश सी से व्यक्त करेंगे, और इसका सूत्र होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ठीक है। याद रखिए दोनों अवस्थाओं के लिए लिमिट तो आपकी h टेंड्स टू जीरो रहती है, बट h ग्रेटर देन जीरो भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि h एक अतिसूक्ष्म राशि होती है। क्या होती है? h एक अतिसूक्ष्म राशि होती है जो कि जीरो की ओर अग्रसर होती है। अब देखो मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों डेरिवेटिव के सूत्र लिख दिए, हमें इन सूत्रों का यूज करना है, ठीक है। और बिंदु C पर यदि बिंदु C पर आर एफ डैश सी इज इक्वल टू एल एफ डैश सी हो तो वह फलन अवकलनीय होगा, तो फलन अवकलनीय होगा। ये तो हुई हमारी बात अवकलनीयता की। ध्यान से देख लीजिए, यदि किसी बिंदु पर, ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है किसकी? अवकलनीयता की, कि यदि किसी फलन का बिंदु C पर दायां अवकलज और बायां अवकलज का मान समान हो और वह फलन उस बिंदु पर, अर्थात जो हमने बिंदु लिया था वो, या जो आपको गिवन दिया जाए वो, पर अवकलनीय होगा, ठीक है। x बराबर C पर दायां अवकलज का सूत्र क्या लिखा मैंने? RHD बोलते हैं इसे हम, राइट हैंड डेरिवेटिव, f डैश सी प्लस जीरो इज इक्वल टू आर एफ डैश सी लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, जहाँ h टेंड्स टू जीरो रहता है और h ग्रेटर देन जीरो रहता है। x बराबर C पर बायां अवकलज LHD लिखा मैंने, f डैश सी माइनस जीरो एल एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, वही कंडीशन h की, ठीक है। और बिंदु C पर दोनों की वैल्यू सेम आई तो आप कहेंगे फलन अवकलनीय है। यदि दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती है तो इस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। अब इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब हम इस डिफरेंशियबिलिटी की ज्योमेट्रिकल मीन समझेंगे, ज्यामितीय अर्थ क्या है इस अवकलनीयता का, ठीक है ना, अवकलनीयता का ज्यामितीय अर्थ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम दो वक्र लेंगे। क्या लेंगे? दो वक्र लेंगे। क्या लिया? एक तो देखो x एक्सिस है ये, y एक कर्व लिया मैंने, ठीक है ना, और इस कर्व पे ये लीजिए एक रेखा खींच दी है, ये छेदक रेखा है, इस पॉइंट को P कह दिया, इस पॉइंट को Q कह दिया। और सपोज दैट कि मैंने इस Q के कोऑर्डिनेट जो माने हैं, बिंदु मैंने x बराबर C पे चेक करने जा रहा हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट जो मैंने माने हैं C प्लस एच एफ सी प्लस एच, ठीक है। और इस बिंदु P, अब इस पे देखो एक टेंजेंट रेखा, स्पर्श रेखा खींचेंगे जो इसको वक्र को स्पर्श करती हुई जाए, स्पर्श कर रही है ना, और इस पॉइंट को मैंने सपोज दैट कि R कह दिया, और इस सी R के बिंदु जो लिए मैंने वो लिए आपके क्या? C एफ सी, ठीक है ना। तो हमारे पास R क्यूब एक स्लोप बन गया। स्लोप का मतलब होता है ढाल से, या प्रवणता कहते हैं हम, जिसको हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। तो हम इस आर क्यू का मान निकालें तो आर क्यू की ढाल या प्रवणता, इंग्लिश में बोलूँ तो स्लोप, तो आपने पढ़ा होगा ये कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। कोऑर्डिनेट के रूप में क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या आएगा हमारे पास? इज इक्वल टू एफ सी प्लस एच, ये तो y2 का काम कर रहा है, माइनस y1 क्या हो गया? एफ सी हो गया, अपॉन x2 कितना हमारे पास है? सी प्लस एच माइनस सी हो गया। कोई समस्या नहीं, सी से सी कैंसिल कीजिए। यदि आपका जो आर क्यू की ओर अग्रसर हो, आर टेंड्स टू क्या हो? क्यू हो, तो एच टेंड्स टू क्या होगा हमारे पास? जीरो की ओर अग्रसर होगा। तब उस समय प्रवणता क्या निकल के आएगी हमारी? इज इक्वल टू क्या? एफ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच हो गया। देखिए ये मैंने राइट हैंड निकाला है साइड, ठीक है। हम आर से क्यू की ओर चले हैं, आर से क्यू की ओर चले हैं, ये हमारा राइट हैंड आया, राइट हैंड डेरिवेटिव आया,
ठीक है। अब हम एक वक्र और ट्रेस करेंगे, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सीधी लाइन है ये, ठीक है, वही पॉइंट है। अब हम उल्टा चल रहे हैं, ये मान लीजिए कि अभी हम चले हैं आर से क्यू की ओर, अब हम चलेंगे आर से एस की ओर, लेकिन मैंने दूसरा वक्र ले लिया उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आर पॉइंट है और ये हम बात कर रहे हैं कि क्या एक स्पर्श रेखा जा रही है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस पॉइंट है। इस आर के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे, देखिए ध्यान से, सी कॉमा एफ सी था, और इस एस के जो होंगे हमारे पास, सी से एच कम कर दो, सी माइनस एच कॉमा एफ सी माइनस एच, ये किसके पॉइंट हो गए हमारे पास, एस के। और वही एक बात है कि हमने स्लोप निकालने जाना है किसका, एस आर का या आर एस का, ठीक है ना। तो स्लोप यानी कि ढाल या प्रवणता किसके हमारे पास, आर एस की। तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, तो एफ सी माइनस एफ सी माइनस एच अपॉन एक्स टू, सी है, माइनस एक्स वन, तो माइनस सी प्लस एच हो जाएगा। सी कट किया मैंने, आपके पास वही है कि हम कहाँ पर हैं इस बार, आर से एस की ओर हैं, क्योंकि हम क्या हैं, आर टू एस, तो एच टू जीरो। तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको लिखा मैंने एफ सी माइनस एच अपॉन कितना हमारे पास, एच, या फिर इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन कितना हुआ, माइनस एच, ठीक है ना। अब ये हमारे पास कौन सा हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आप देख लीजिए कि आपके पास क्या, हम इसको लिख सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कारण क्या, आप स्लोप के बारे में जानते हैं कि अगर इस पॉइंट से स्लोप इधर की ओर है तो इसका स्लोप सेम बनेगा, मतलब सेम प्रवणता होगी, सेम ढाल होगा, तो सेम मान होंगे दोनों के, अर्थात आर एच डी इज इक्वल टू क्या होगा, एल एच डी होगा, अर्थात आर एच डी इज इक्वल टू क्या होगा, एल एच डी होगा। और यही देखिए आपका ज्योमेट्रिकल मीन हो गया, ज्यामितीय अर्थ के द्वारा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इसे ध्यान से लिख लें, समझ लें इसे। और देखो, एक इसमें काफ़ी माइनर क्वेश्चन आता है, पूछा तो नहीं जाता है लेकिन समझ लीजिए, ज्योमेट्रिकल मीन मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो स्लोप निकाली है आपने यहाँ से आर से एस की ओर, या आर से क्यू की ओर हमने निकाली है वहाँ पे आर से क्यू की, ठीक है ना। तो क्या ये स्लोप त्रिकोणमितीय फंक्शन में अगर हम जाएं तो किसके इक्वल हुआ, सपोज दैट क्वेश्चन पुट कर देता हूँ मैं आपको, 4 ऑप्शन दिए मैंने, साइन थीटा, कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा और फोर्थ सेक थीटा। क्या आप बता सकते हैं कि ये स्लोप किसके इक्वल हुआ, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, तो देखिए ध्यान से कि ये स्लोप जो हुआ ना वो टेन थीटा के इक्वल हुआ, क्योंकि मैंने आपको लिखाया भी है जब हमने अवकलन पढ़ा था कि टेन थीटा क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। तो आपके त्रिकोणमितीय फंक्शन में जाए ना तो हमारे पास ये स्पर्शज्या टेन थीटा के इक्वल होती है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, जैसे मैंने कॉन्टीन्यूटी में लिखा था क्या, कि कौन कौन से फंक्शन सीधे हम उनको देख कर कह सकते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस होते हैं, उसी प्रकार से हम डिफरेंशियबिलिटी में लिखेंगे। और ऐसा क्या होता है फ़ायदा कि इसका हम जब चैप्टर संख्या 7 में, याद करो कि मैंने रोल और मध्यमान प्रमेय पढ़ा था, तो वहाँ पे केवल फंक्शन को देखकर ही कहा जाता है कि फंक्शन अपने इस प्रांत में, दिए हुए प्रांत में अपने में संतत और अवकलनीय है, ठीक है। तो हम वो भी लिखते हैं कौन कौन से फंक्शन आपके डायरेक्ट अवकलनीय होते हैं। तो नंबर 1, कहने का अर्थ है ये इसके गुणधर्म हैं, किसके, अवकलनीयता के, ठीक है, प्रॉपर्टीज की। नंबर 1, प्रत्येक बहुपदीय फलन। बहुपदी का अर्थ तो आप समझ गए होंगे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रत्येक बहुपदी फलन अवकलनीय होता है। अब इसका प्रांत लिखूं या नहीं लिखूं, समझ जाइए कि रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है ना। किसमें, रियल नंबर में। प्रत्येक बहुपदी फलन अवकलनीय होता है। और याद करो कि यही आपका कॉन्टीन्यूस में भी लिखा था। तो सेम सिचुएशन है कॉन्टीन्यूस की और डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं, केवल एक बिंदु को छोड़ के। बताऊंगा पॉइंट कौन सा था। प्रत्येक
कौन सा लिया? चर घातांकीय फलन। अब चर घातांकी का समझ में आ गया, जिसका घातांक चर हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसे हम, जैसे कि a की पावर x और इसमें a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। क्या होता है? अवकलनीय होता है, अवकलनीय होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए आप, त्रिकोणमिति। और कौन सा, साथ साथ में ले लेता हूँ, ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब प्रतिलोम। समझ में आ गया ना? प्रतिलोम कौन से? जैसे कि त्रिकोणमिति की बात करें sin x cos x tan x आदि, और इन्वर्स में बात करें तो sin इन्वर्स x cos इन्वर्स x tan इन्वर्स x डॉट डॉट आदि। त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन अपने अपने अंतराल, इनका मतलब खुद का स्वयं का जो अंतराल होता है उसमें, तो अपने अपने अंतराल में अवकलनीय होते हैं, अवकलनीय होते हैं। क्लियर हुआ? नंबर 4, लघुगणकीय फलन, लॉगरिथम फंक्शन। कौन सा? log ex। ठीक है। अपने अंतराल में, अपने अंतराल में अवकलनीय होता है, अवकलनीय होता है। तो ये हमारे आपके पॉइंट सामने लिखिए, ये क्या अवकलनीय होते हैं। 5वां पॉइंट, अब देखिए क्या, यदि आपके दो फलन दिए जाएं, सपोज माना कि f(x) और g(x) दो अवकलनीय फलन हैं, दो अवकलनीय डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है। उस अवस्था में देखिए f(x) प्लस g(x) नंबर 1, f(x) माइनस g(x) नंबर 2 हो गया, f(x) इंटू g(x) तीसरा हो गया, f(x) अपॉन g(x), लेकिन कंडीशन अप्लाई, स्टार लगाया इसके लिए, g(x) नॉट इक्वल 0। f(x) अपॉन g(x) के लिए g(x) की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए, कारण कि यदि g(x) का मान 0 कर दिया तो इन्फाइनाइट आएगा, जबकि फलन आपका परिभाषित और परिमित भी होना चाहिए। ठीक है ना? और f(x) g(x) का कंपोजिट फंक्शन f ऑर्डर ऑफ g(x) या फिर g ऑर्डर ऑफ f(x) क्या होंगे? ये सभी अवकलनीय होंगे, अवकलनीय होंगे। क्लियर हुआ ना सबके? देखो ध्यान से इनकी प्रॉपर्टीज, प्रत्येक बहुपदी फलन, चरघातांकी फलन, त्रिकोणमितीय फलन, लॉगरिथम फंक्शन आदि अपने अंतराल में अवकलनीय होंगे। नंबर 5, यदि f(x) और g(x) दो आपको डिफरेंशियल फंक्शन दिए जाएं, अर्थात अवकलनीय फलन दिए जाएं, तो उनका योग, अंतर, गुणा और भाग में कंडीशन अप्लाई कि g(x) की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और उनका संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा? अवकलनीय होगा। तो नोट करिए पॉइंट को आप सब लोग ये अच्छे से। अब देखिए, मैंने आपको वो फंक्शन लिखे हैं जो आपके डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है ना? अब मैं उन फंक्शन की चर्चा करूँगा जो आपके डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। देखो, जैसे कि एक तो मैंने आपको पॉइंट बताया था मॉडुलस फंक्शन, या इसे हम वास्तविक फलन या फिर निरपेक्ष फलन भी कहते हैं। ठीक है, मापांक फलन भी कहते हैं इसको, मॉडुलस x। तो मॉडुलस x की जब चर्चा की थी मैंने पहले 11th क्लास में भी की है, इसका ग्राफ भी बनाया था मैंने, याद है ना? इसका ग्राफ भी ट्रेस किया है। तो इसका जब ग्राफ ट्रेस किया है ना, तो ध्यान से देखें कि मैंने लिखाया है कि मॉडुलस फंक्शन आपका एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। मापांक x जो होता है ना, ये एक कॉन्टिन्यूस संतत फलन है, लेकिन ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो ध्यान से इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि वो फलन जो आपके अवकलनीय नहीं हैं, वो फलन जो अवकलनीय नहीं है। नंबर 1 बात की मैंने सबसे पहले, क्या? मॉडुलस x रियल नंबर में
अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना। अब देखो इनके एक दूसरे से लिंक भी हैं काफ़ी, मैं आपको लिंक भी समझाऊंगा, लिंक कहाँ कहाँ पे होता है। दूसरा लिखा मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, क्या GIF, इसे बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ये भी आपका अवकलनीय नहीं होता है। क्या होता है? अवकलनीय नहीं है। बोलो क्लियर हुआ ना। तीसरा पॉइंट लिया मैंने, याद हो एक आपके पास था चिन्ह फलन, चिन्ह फलन जिसे हम कहते थे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। इसकी डेफिनेशन तो याद होगी, f(x) इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, मॉडुलस x अपॉन x जब x नॉट इक्वल 0 और 0 जब x इज इक्वल टू 0, या फिर एक मान और था इसका f(x) इज इक्वल टू 1 0 -1। ये कब कब थे? x ग्रेटर देन 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर, x लेस देन 0 पर। तो ये भी आपका क्या होता है? अवकलनीय फलन नहीं है, अवकलनीय फलन नहीं है। ठीक है ना। ये तीनों ही आपके क्या हैं, आप तीनों के ग्राफ देख चुके हैं, समझ चुके हैं, मैंने आपको तीनों के ग्राफ बताए हुए हैं। तो तीनों के ग्राफ की बात करें ना, तो तीनों के फंक्शन आपके अवकलनीय नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब देखो इनके लिंक की बात की मैंने, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी तो आप नहीं, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? समाकलन। और जब समाकलन पढ़ेंगे तो देखो हम अवकलन तो निकालते हैं आसानी से, लेकिन समाकलन हर फंक्शन का नहीं होता है। ठीक है ना। और उसकी मेन कारण क्या होती है, उसका मेन रीज़न जो होता है वो यही होता है कि जो फंक्शन अपने प्रत्येक पॉइंट पर, मतलब जो उसका इंटरवल दिया जाए, मान लीजिए कोई फंक्शन a to b दे दिया आपको, और प्रत्येक बिंदु पर a to b में आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ही उस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप नोट कर लीजिए। जब आप मैथ से जुड़े हुए हैं तो अक्सर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जैसे कि बात कर लूँ ना मैं √sin x, जैसे कि बात कर लूँ ना मैं e⁻√x, ठीक है ना, जैसे बात कर लूँ मैं √sin−1x। ये इस टाइप के फंक्शन आपके हैं जिनके समाकलन नहीं होते हैं, और उनका कारण क्या है कि ये फंक्शन अपने पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो एक रीज़न तो ये होता है। ठीक है ना। अच्छा देखिए दूसरा आपके पास, जैसे माने मॉडुलस x की बात की मैंने, क्या बात की मैंने? मॉडुलस x की। तो देखिए मॉडुलस x इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है। पहले मैं शॉर्टकट तरीके से करता हूँ, ठीक है ना। मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी? x, और दूसरी क्या होगी? -x। ये कब होगी? x ग्रेटर देन 0 पर, और ये क्या होगी? x लेस देन 0 पर। अगर हम इसका डिफरेंशिएट निकालें, सीधे अवकलन से निकालें, मैंने कहा था कि अवकलन को पढ़ाने का अर्थ पहले यही था कि आपकी डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो भी आपके दोनों है पॉइंट, ये अगर आप कॉम्पिटिशन की एग्जाम में दे रहे हो तो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है ना। अगर हम इसका y' निकालें, y', तो देखिए ध्यान से, इस x का डिफरेंशिएट क्या हुआ? 1 हुआ, -x का -1 हुआ, ये x ग्रेटर देन 0 पर हुआ, ये x लेस देन 0 पर हुआ। ठीक है ना। ग्रेटर देन 0 का अर्थ हो गया आपके पास दाएं सीमा, और ये बाएं सीमा, अर्थात इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया? 1 आया, लेफ्ट हैंड कितना आया? -1 आया। तो क्या ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल नहीं है ना। तो इस वजह से आपको पता चल गया होगा कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। पर याद रखिए ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो यहाँ से हमारे पास एक लाइन आएगी, और वो लाइन क्या है मैं लिखता हूँ इसको साफ करके भी, देखो ध्यान से। इम्पोर्टेंट लाइन है, नोट करके लिख लें आप इसको। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, मतलब प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मगर संतत फलन का अवकलनीय होना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि आपने देख लिया मॉडुलस x
का आपके पास संतत होता था 0 पे, लेकिन इसका डिफरेंशिएबल नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। तो प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, किंतु अब मैं अगर ऐसे लिखूं कि संतत फलन का अवकलनीय होना अनिवार्य नहीं है, या फिर ये सेंटेंस जोड़ दूं क्या कि किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। क्लियर है ना? अगर मैंने बोला क्या, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, किंतु संतत फलन का अवकलनीय होना अनिवार्य नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन अनिवार्यता की बात कर रहा हूँ, मतलब अवकलनीय का संतत होना तो अनिवार्य है, लेकिन संतत का अवकलनीय होना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। तो मैंने लिखा है प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छे पॉइंट थे ये, ठीक है। देखिए, ये तो हमारे थे थ्योरी के बिंदु जो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब आप इनको ध्यान से पढ़ना। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कैसे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, कैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, वो ध्यान से देखिए। तो 6.2 का पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, fx = x और x बिलोंग टू R दिया है। आपसे पहले क्वेश्चन में कहा है, पहले के क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हैं और कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये अवकलनीय है, अर्थात चारों बिंदु हमारे अवकलनीय होंगे। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से हमें ये फ़ायदा होता है, ठीक है ना। चेक नहीं करना होता है, हमें मान निकालने होते हैं, ये मान हमें मालूम होते हैं पहले से ही कि ये अवकलनीय आपके होंगे, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड दोनों ही निकलेंगे। तो x बिलोंग टू R है, तो हमने मान लिया, माना कि हम x = c पर चेक कर रहे हैं और c कोई आपका रियल नंबर है, ठीक है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो x = c पर पहले तो निकाला मैंने क्या, दायां अवकलज। हर एक प्रश्न को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। दायां अवकलज को हम बोलते हैं क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, या फिर RF' किस पर चेक कर रहे हैं हम, c पर। अगर 0 पर तो 0 पर, एक बिंदु पर तो 1, 2 दिया है तो जो भी दिया जाए उस बिंदु को लिखेंगे हम यहाँ पे। = सूत्र क्या होता है, h टेंड्स टू 0 fc + h माइनस के fc अपॉन कितना हो गया हमारे पास, h हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 fc + h, x के स्थान पे fx है x, तो fc + h क्या होगा, x के स्थान पे पुट कर दीजिए c + h, माइनस x के स्थान पे c, तो c अपॉन कितना h, c क्या आपके हैं, तो क्या आया, h अपॉन h 1 आ गया, ठीक है। x = c पर बायां अवकलज, तो क्या लिखेंगे आप उसे, LF' लिमिट h टेंड्स टू 0 fc - h माइनस का fc अपॉन माइनस का h, ये तो आपका सूत्र हुआ। इसमें वैल्यू पुट करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 x के स्थान पे c - h माइनस c अपॉन माइनस h, c कट किया, माइनस h अपॉन माइनस h कितना आया, प्लस का 1 आ गया। देखिए दोनों वैल्यू सेम आई आपकी, चूँकि x = c पर RF' = LF', अतः x बिलोंग टू R पर फलन कैसा है, अवकलनीय है। क्लियर हुआ? नोट कीजिए क्वेश्चन को। अब देखिए सेकंड पार्ट, fx = c दिया है। c का अर्थ यहाँ पे कांस्टेंट से है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि आपको फलन एक निश्चित दिया है, ठीक है ना, और इसका भी ये अवकलनीय होगा। वैसे भी आपने 7वां चैप्टर पढ़ा है ना, तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो हमने सपोज कर लिया कि c = a बिलोंग टू R की बात कर ली मैंने, कि हम a पर चेक कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास c है, तो क्या लिखेंगे आप, c = a पर फलन का दायां अवकलज अर्थात RF' क्या लिया मैंने, a लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa + h माइनस fa अपॉन h = लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखना, fa + h का मान क्या होगा, ऐसा मत सोचना कि a + h हो जाएगा, नहीं, कारण क्या, कांस्टेंट है, ये फंक्शन कांस्टेंट है, fa + h हो, fa + 2h हो, fa + nh हो, आपका फंक्शन क्या रहने वाला है, a रहने वाला है।
माइनस कितना a अपॉन कितना h, कितना आ गया मान 0 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से LF डैश a निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन कितना h, इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी हमारे पास सेम a रहेगी, ठीक है। तो क्या आएगा a माइनस ए अपॉन h और लिमिट क्या h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू क्या आ गया मान 0 आ गया। दोनों वैल्यू सेम है आपके पास, क्योंकि आर एफ डैश ए इक्वल एल एफ डैश ए, इसलिए फलन x बराबर a सॉरी c बराबर a पर कैसा है, ये आपका अवकलनीय है। इसका तीसरा पार्ट देखिए, आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, हम x इज इक्वल टू c पर चेक करेंगे, जो कि क्या आपके पास है एक रियल नंबर है, ठीक है ना। तो हम इसका दायां बायां अवकलज निकालते हैं, सीधे लिखता हूँ मैं अब आर एफ डैश सी, छोटे छोटे सवाल हैं इसलिए मैं सीधे लिखता हूँ इनको, ठीक है ना। इसको मैंने पहले भी कहा था कि एफ डैश सी प्लस 0 भी लिख सकते हैं आप। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी अपॉन का क्या आया h आया। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच का मान क्या होगा, देखिए ध्यान से e की पावर c प्लस एच माइनस e की पावर c अपॉन कितना h, x के स्थान पे c प्लस एच पुट किया है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिखा मैंने e की पावर c इंटू ई की पावर h, बोलिए लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है ना। अब कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है हमें e की पावर c, तो e की पावर h माइनस 1 अपॉन कितना आया हमारे पास h आया। अगर मैं ये कहूँ कि इसका मान 1 होता है तो e की पावर c आया। इसी प्रकार से एल एफ डैश सी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच होता है तो e की पावर c माइनस एच माइनस e की पावर c अपॉन माइनस का h हुआ, ठीक है ना। इसको लिखा e की पावर c इंटू ई की पावर माइनस एच, ई की पावर c अपॉन कितना h, और आपके लिमिट है क्या h टेंड्स टू 0 है। e की पावर c कॉमन ले लो, h टेंड्स टू 0 e की पावर c कॉमन लिया तो क्या आया e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन कितना h। अगर मैं कहूँ कि इसका मान भी 1 होता है तो कितना आया हमारे पास e की पावर c आया। देखिए दोनों मान सेम है। अब देखिए कि आपको ये पता लगना चाहिए कि इसका मान 1 कैसे हुआ और इसका मान भी 1 कैसे हुआ। तो देखो ध्यान से मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, छोटा सही है ये लो, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होंगे आप। e की पावर किसका मान की बात है, h की, e की पावर h का विस्तार होता है 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। माइनस 1 है तो e की पावर h माइनस 1 किया, माइनस 1 किया तो कितना आया h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट। h कॉमन ले लीजिए आप, 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट, वो अपॉन कितना है h है, कट किया। अब h का मान 0 रखिए तो यहाँ से यहाँ तक सारे पद आपके पास क्या हो जाएंगे 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप e की पावर माइनस h का विस्तार कर लेंगे और इसका विस्तार होता है 1 माइनस h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। अब आप देखिए आपका फोर्थ पार्ट क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और सपोज कर लीजिए कि आपके पास x इज इक्वल टू, हम किस पे चेक कर रहे हैं c पर। देखो साइन एक्स का आपने प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया था 11th क्लास में, याद हो तो, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू c पर दायां अवकलज, तो क्या होगा हमारे पास f डैश c प्लस 0 लिख दो, या मैंने क्या कहा था आर एफ डैश सी। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी अपॉन कितना h होता है, तो आर एफ डैश सी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एफ सी प्लस एच, एक्स के स्थान पे क्या पुट करना है आपको c प्लस एच, तो क्या आएगा साइन x के स्थान पे c प्लस एच माइनस साइन सी अपॉन कितना हुआ हमारे पास h हुआ। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे हम, चूँकि साइन सी माइनस साइन डी क्या था 2 साइन c माइनस डी वाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी वाई 2। तो यूज किया मैंने ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा 2 साइन c प्लस एच प्लस सी बटे 2
इंटू साइन कॉस 2 साइन सी माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है ना। कॉस सी प्लस डी, तो सी प्लस एच प्लस सी बटी 2 अपॉन कितना हमारे पास है एच है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से सी से सी कैंसिल किया मैंने ये, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या आया हमारे पास साइन एच बाई 2 इंटू कॉस 2c हो जाएगा 2c प्लस एच अपॉन 2 अपॉन एच। अब ये 2 जो था मैं इसको डिवाइड में यहाँ पर लेके आया तो अपॉन 2 लिखा मैंने, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब इसमें लिमिट लगाएं हम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इसका मान तो 1 हो गया, ठीक है। इसमें लिमिट लगाई h का मान शून्य अभी नहीं रखते, चलो cos 2c प्लस एच अपॉन 2। अब मैंने लिमिट लगाई 0 तो 2c अपॉन 2 क्या आ गया हमारे पास cos c आ गया। क्लियर है। अब देखो अभी हमने निकाला राइट, तो x इक्वल टू सी पर बायां अवकलज को क्या लिखेंगे आप एल एफ डैश सी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस के एफ सी अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस एच हो जाएगा माइनस का साइन c अपॉन कितना माइनस का h। वही वापस सूत्र, तो क्या लिखोगे आप 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस एच माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस एच प्लस सी अपॉन 2 अपॉन कितना माइनस का h। यहाँ c से c कट कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन c माइनस एच बाई 2 आएगा, साइन माइनस का h बाई 2 अपॉन माइनस h अपॉन 2 लेके आया, और इंटू लिमिट अलग लगा दो इसमें h टेंड्स टू 0 कॉस 2c माइनस एच अपॉन 2, इसकी वैल्यू तो हो गई 1 इंटू इसमें h का मान शून्य रखा 2c अपॉन 2 कॉस c हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया कॉस c। तो आप देख रहे होंगे क्या कि आर एफ डैश सी इज इक्वल टू एल एफ डैश सी, अर्थात दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कैसा एक अवकलनीय फलन है। तो नोट कीजिए इसको भी। अब देखिए सेकंड आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स दिया है और एक्स इज इक्वल टू 0 पर काहे सिद्ध कीजिए कि ये एक अवकलनीय फलन नहीं है। हमने अभी भी चर्चा की थी इसकी, लेकिन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखें। सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू 0 पर बात की चेक करने की, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे आर एफ डैश 0 डायरेक्ट लिख दिया। क्या है ये एक्स इज इक्वल टू 0 पर आपका बायां अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच माइनस का f0 अपॉन कितना h हो गया। तो क्या आएगा मान लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस के अंदर क्या आएगा हमारे पास 0 प्लस एच माइनस x का स्थान 0 रखेंगे तो 0 आएगा बटे h, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस h की वैल्यू क्या होगी हमारे पास पॉजिटिव h अपॉन h, कट किया तो कितना आया 1। अब देखिए एल एफ डैश 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच माइनस का f0 अपॉन माइनस का h हुआ, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h रखा, माइनस का 0 हो जाएगा अपॉन कितना माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 माइनस h आया, आपको पता है नेगेटिव नंबर भी मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारे पास क्या है मान h अपॉन क्या आया माइनस h, ठीक है। तो क्या मान आया हमारे पास -1। तो देखिए ध्यान से इसकी वैल्यू क्या आई 1 आई, इसकी वैल्यू क्या आई -1 आई। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर आर एफ डैश 0 नॉट इक्वल एल एफ डैश 0, अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। क्लियर हुआ? तो देखिए ध्यान से यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आज आपको समझाए हैं।
इसके लगभग 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब मॉडुलस फंक्शन के कल अच्छे सवाल आने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम मॉडुलस फंक्शन के किस टाइप से हम उसका अंतराल निकालें और किस हिसाब से हम उसके दाएं सीमा बाएं सीमा के मान निकालेंगे, किस हिसाब से उसकी लिमिट आएगी, तो हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप और इसके थ्योरी को पढ़ेंगे ध्यान से और थ्योरी को फिर कॉपी पे नोट करेंगे। तो हम अपनी क्लास अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे चर्चा इसकी बातें। थैंक यू।